I welcome you guys to explorative learning. Now अब हम देखने वाले हैं DNA extraction methods. To begin with, I will be explaining you Celix method as well as FTA paper method. ये दोनों मेथड जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ईजी टू यूज़ होते हैं. ठीक है, इसके बाद हम ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन या ऐसे और भी मेथड्स जो हैं इंक्लूडिंग इनऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड फॉर डीएनए extraction, we will look at each and every method in detail. I will make a separate playlist so that you can get an easy access to it. Okay, so first let us discuss about the extraction method which involves chelation and boiling lysis. Okay, सबसे पहले देखते हैं चिलेक्स क्या होता है. अगर हम चिलेक्स का यूज़ कर रहे होते हैं तो बेसिकली व्हाट्स द पर्पस फॉर डूइंग इट, कोई भी मेटल या मिनरल को बॉडी से एक्सट्रैक्ट करना. इजंट इट? सिमिलर थिंग हैपन्स इन द केस ऑफ दिस चिलेक्स रेजन मैथड. ये मेथड को 1990s में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में इंट्रोड्यूस किया गया था डीएनए एक्सट्रैक्शन के पर्पस के लिए. उसके पहले और भी दूसरे मेथड्स यूज़ हुए थे. ठीक है, इसका रीज़न क्या था इसको इंट्रोड्यूस करने का, कि एक अल्टरनेटिव मेथड था, दूसरे मेथड से कंपैरिजन में थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव हुआ करता था, विच इज़ वाई इसको यूज़ किया जाता था. फिर ये पॉपुलर होता चला गया, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ में इस मेथड को कॉमनली देखा जाने लग गया. इसको यूज़ करना भी बहुत ईजी होता था. कैसे कि चिलेक्स रेजिन सस्पेंशन था उसको हम डायरेक्टली सैंपल में ऐड कर देते थे. जो भी सैंपल हम लोगों को फ्लूइड मिला होता था, चाहे वो ब्लड हो, सेमाइनल फ्लूइड हो, या तो फिर ब्लड स्टेन, यूरिन, या कोई भी सैंपल क्यों ना हो जिससे भी पॉसिबल हो सकता था डीएनए का एक्सट्रैक्शन कर पाना, उसमें डायरेक्टली हम चिलेक्स को ऐड कर देते हैं. इट लुक्स समवॉट लाइक दिस. ओके, फिर इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1991 टू फॉरेंसिक डीएनए कम्युनिटी. चिलेक्स 100 इसको जो बोलते हैं पूरे अच्छे तरीके से. ठीक है, कैलिफोर्निया में फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था. ये एक आयन एक्सचेंज रीजन का काम करता है. अब आयन एक्सचेंज रीजन क्या होता है? टू अंडरस्टैंड ब्रीफली द फंक्शन ऑफ चिलेक्स, हाउ डज इट वर्क, व्हाट इज आयन एक्सचेंज प्रोसेस एंड हाउ इट इज कैरिड आउट, वी हैव टू मूव टू द फर्दर स्लाइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव अ लुक एट द प्रिंसिपल ऑफ द चिलेक्स, हाउ इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्शन, व्हाट इज द सोल पर्पस टू यूज दिस रीजन. क्योंकि चिलेक्स के बिना भी तो डीएनए एक्सट्रैक्शन पॉसिबल हो सकता है. देन व्हाट इज द रीजन टू यूज इट, टू इन्वॉल्व इट इन दिस फेनोमेना. चिलेक्स जो होता है वो बेसिकली स्टायरिन डाइविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर से बना होता है. मोस्टली ये स्टाइरिल डाइविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर्स जो होते हैं ये पेयर्ड होते हैं इम्यूनो एसिटेट आयंस के साथ. अब ये दोनों एक साथ पेयर होते हैं और इनका काम, ये दोनों आपस में क्या फॉर्म करेंगे, पेयर होंगे, कीलेटिंग ग्रुप्स फॉर्म करेंगे. इनका काम होता है डाइवेलेंट मेटल आयंस के साथ बाइंड करना. अब डाइवेलेंट मेटल आयंस कौन होते हैं? ये Ca2+ आपका डाइवेलेंट हो गया, जिनके पर डबल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है या तो फिर डबल नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है. सिमिलरली मैग्नीशियम आयन भी होता है Mg2+. अब मैग्नीशियम आयन पे हमारा होल सोल फोकस रहेगा. व्हाई? बिकॉज जो Mg2+ आयन होता है वो यूज़ होता है हमारे डीएनएस को एक्टिवेट करने के लिए. ठीक है, अब डीएनएस का काम क्या होता है? वो डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है. तो अगर अब डीएनए ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम ये प्रोसेस को कैसे कैरी आउट करेंगे? इस डीएनए को डिस्ट्रॉय होने से और Mg2+ को फंक्शन होने से रोकने के लिए ही कीलेट्स डाले जाते हैं. ठीक है, क्या करता है Mg2+ क्या होता है? कोफैक्टर होता है. किसके लिए? डीएनएस के लिए. ठीक है, डीएनएस को अगर काम करना है, अगर वो फंक्शनल होना चाहता है, अगर वो डीएनए को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो उसको इस कोफैक्टर Mg2+ की ज़रूरत पड़ती ही है. विदाउट Mg2+ गेटिंग अटैच टू डीएनएस बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो जाता है. अब अगर डीएनएस के पास Mg2+ नहीं रहेगा वो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा. फंक्शन नहीं कर पाएगा तो डीएनए को कैसे डिस्ट्रॉय करेगा? इस Mg2+ को ही डीएनए से बाइंड होने में रोक देता है हमारा कीलेट्स. ठीक है, तो हम इस कीलेटिंग एजेंट को 5% चिलेक्स को सिंपली हमें डाल देना है किसमें? बॉईल करते समय सेल में. अब देखो सेल की बॉइलिंग होगी, सेल का लाइसिस हो जाएगा. अभी तो पूरा स्टेप्स हालांकि हम डिस्कस करेंगे, बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू, ये जो सेल का लाइसिस हो जाएगा, सेल के लाइसिस होने से डीएनए रिलीज होगा. डीएनए के साथ साथ तो डीएनएस भी रिलीज होगा क्योंकि सेल में तो दोनों ही प्रेजेंट होंगे, है ना. डीएनए भी रहेगा और डीएनएस भी रहेगा. अब सेल का लाइसिस होगा तो दोनों रिलीज हो जाएंगे. अब इस डीएनएस को ही हम रोकना चाहते हैं फंक्शन करने से, है कि नहीं. फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज डीएनएस. नाउ वी वांट टू स्टॉप दिस
दिस डीएनए टू फंक्शन एंड डिस्ट्रॉय डीएनए। तो क्या करेंगे, सिंपली इस डीएनए को रोकने के लिए चिलेक्स डाल देंगे। Mg2+ जो कोपॉलीमर होगा उसको बाइंड करने से इसमें रोक देगा। हालांकि आई हैव दिस पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन रेडी फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज important for us to understand each and every steps of this extraction method, so it will be easier for you to understand how chilex work. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे देखो पहला स्टेप तो वॉशिंग का ही रहेगा, है ना। मोस्टली इसमें क्या होगा, अब जो भी कंटामिनेंट्स हो जाएंगे और इनहिबिटर्स हो गए, जैसे कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन हो गया या एक्स्ट्रा लिपिड हो गया, ये सब क्या करेंगे, डीएनए एम्प्लीफिकेशन में इंटरफेयर करेंगे, डीएनए को प्रॉपर एम्प्लीफाई नहीं होने देंगे, है ना। तो इन सबको निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हीम के कंपाउंड्स हो गए, वो भी अगर प्रेजेंट रहेंगे तो वो एक इनहिबिटर की तरह एक्ट करेगा ना आपके प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन में, कंटामिनेंट की तरह एक्ट करेगा। तो हीम या ऐसे सब कंपाउंड को निकाल लेने के लिए हम लोग वॉशिंग का स्टेप कैरी आउट करते हैं आफ्टर डीएनए इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द डीएनए। ठीक है, फिर बॉइलिंग में क्या होता है, अभी जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, सेल जो रहेगा उसको हम सस्पेंड कर देंगे सॉल्यूशन में और 56 डिग्री टेम्परेचर लेके ही उसको हम इंक्यूबेट करेंगे। इस टेम्परेचर पे डीएनए अभी एक्टिव नहीं रहता, डीएनए एक्टिव नहीं रहता। डीएनए का काम क्या था, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डीएनए को वो डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जैसे प्रोटीनेज क्या करता है, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है, लाइपेज क्या करता है, लिपिड्स को डिस्ट्रॉय करता है ना। जहाँ पे ये एज लग गया ना, मतलब कि अब ये डिग्रेडिंग एंजाइम है, ये डिग्रेडेशन कैरी आउट करेगा। डीएनएज है तो डीएनए को डिग्रेड करेगा, लाइपेज है तो लिपिड को डिग्रेड करेगा, प्रोटीनेज है तो प्रोटीन को ही डिग्रेड कर देगा वो। ठीक है, तो 20 मिनट्स तक हम ये स्टेप को कैरी आउट कर देते हैं। उसके बाद हम प्री बॉइलिंग करते हैं, क्यों, ताकि सॉफ्ट हो जाए सेल मेम्ब्रेन, है ना, तो वो ईजी हो जाएगा क्लम्स को सेपरेट करना। फिर अब लाइसिस हो जाएगा सेल का। जब तक सेल को लाइसिस नहीं करोगे उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल है, एब्सोल्युटली नॉट। प्री बॉइलिंग हो गई, फिर उसकी बॉइलिंग भी कर दी हमने। प्री बॉइलिंग तो पहले करेंगे ना बॉइलिंग के, तो वो करेंगे, सेल मेम्ब्रेन सॉफ्ट हो जाएगा। हाई टेम्परेचर सडन नहीं दिया जाता, प्री बॉइलिंग करने के बाद ही हम उसको हाई टेम्परेचर देंगे। अब क्या होगा, सेल के सारे कॉन्स्टिट्यूट एक एक करके रिलीज होने लग जाएंगे, है ना। सेल बॉइल हुआ, लाइसिस हो गया, फट गया सेल, अब उसमें से आराम से एक एक कॉन्स्टिट्यूट रिलीज होने लग जाएंगे, जिसमें क्या होगा, डीएनए तो होगा, डीएनएज भी होगा। डीएनएज का काम क्या होता है, डीएनए को डिग्रेड कर देता है ना। अब इस डीएनएज को ही फंक्शन करने से रोकने के लिए हम लोग ये डालते हैं चिलेटिंग एजेंट। ठीक है, चिलेक्स 100। ये क्या होगा, यहाँ पे अब रुक जाएगा ऑटोमेटिकली, अब वो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। फंक्शन ही नहीं कर पाएगा डीएनए, तो डीएनए को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएगा, कोई खतरा ही नहीं है। ओके, तो ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रोसेस के टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं। बॉइलिंग के बाद जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं डीएनए, ये बॉइलिंग एक्सट्रैक्शन का ही स्टेप होता है, राइट। तो डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते टाइम जैसे ही सेल से बाहर निकलता है डीएनए और डीएनएज भी साथ साथ, उसको रोकने के लिए हम चिलेक्स डाल देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या चीज़ होती है जो एक को फैक्टर की तरह एक्ट करती है डीएनए को वर्क करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम आयन कैसे लिखा जाता है, Mg2+। Mg2+ को ही हम रोक देंगे बाइंड करने से, वो डीएनए से बाइंड नहीं कर पाएगा। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज यही होल सोल कोर पॉइंट है पूरे इंटायर प्रोसेस का। इफ़ यू डिडंट गेट दिस, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द चिलेक्स मैथड। ठीक है, मैग्नीशियम इन द सॉल्यूशन विल नाउ स्टॉप वर्किंग, नाउ वोंट बी एबल टू जॉइन टू डीएनएज, क्योंकि उसमें चिलेक्स 100 डाल दिया गया है। अब क्या करेगा ये चिलेक्स 100, प्रोटेक्ट कर लेगा डीएनए को डिग्रेड होने से। ये है पूरा स्टेप विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। क्या होगा, ये देखो, ये अभी इनएक्टिव है, डीएनए नया नया निकला, सेल है, सेल को हमने तोड़ दिया, लाइसिस कर दिया, सेल का ब्रेक डाउन हुआ, तब उसमें से डीएनएज भी निकलेगा अलॉन्ग विद डीएनए एंड ऑल अदर ऑर्गेनील्स एंड कंपोनेंट दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अब उसमें अगर मैग्नीशियम आयन बाइंड करता है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और इस तरह से डीएनए को डिग्रेड कर देगा। यहाँ पे डीएनए जैसे कि 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एज वी कैन सी। तो इस चीज़ को ही हम रोकना चाहते हैं। वी वॉन्ट DNAs to not function properly in order to have happy and healthy DNA out of it. So what we simply do is we add this चिलेक्स। चिलेक्स ने क्या किया, इसको पॉलीमर से खुद जाके बाइंड हो गया। Now this copolymer won't be able to hamper our DNA. Now DNAs activate नहीं हो पाएगा। Why? Because चिलेक्स खुद ही बाइंड कर गया उससे, है ना। So this is the inactive DNAs and now चिलेक्स bind to it, अब ये एक्टिव नहीं हो पाएगा और क्या करेगा,
ये डिग्रेडेशन भी कैरी आउट नहीं कर पाएगा. सो दिस इज हाउ चिलेक्स 100 वर्क्स. Okay, this is the whole functioning, this is the whole process, or I should say working of Chilex 100, that is mandatory to understand in order to understand the entire Chilex process. फिर सेंट्रीफिकेशन कर लेंगे. सेंट्रीफिकेशन से हम क्या कर लेंगे, चिलेक्स 100 रीजन को भी तो बाहर निकालना ज़रूरी है ना, और दूसरे जो भी सेल्यूलर डेब्रिस हो जाएंगे, बिकॉज इट माइट कंटामिनेट द डीएनए, यू माइट नॉट बी एबल टू कैरी आउट द फर्दर पीसीआर और एम्पलीफिकेशन व्हाटसोएवर दैट इज कंसर्न. फिर सुपर नेटेंट जो रहेगा वो डीएनए एनालिसिस के लिए यूज़ हो जाएगा, और चिलेक्स 100 रीजन जो रहेगा उसको हम अवॉइड करेंगे कि हम उसको ना यूज़ करें. अगर वो यूज़ हो जाएगा तो इट माइट हैम्पर द एम्पलीफिकेशन प्रोसेस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. नाउ मूविंग ऑन टू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस प्रोसेस. हर एक प्रोसेस अपने साथ कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लेकर आता है. सो एज इन द केस ऑफ चिलेक्स मेथड, दिस मेथड इज़ रैपिड टू यूज़, दैट्स दी ओनली एडवांटेज आई कैन सी. एंड इसमें रिस्क भी कम होता है कंटामिनेशन का ड्यू टू मिक्सअप्स. वाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स ओनली सिंगल ट्यूब टू बी यूज्ड. यू जस्ट हैव टू ऐड द सैम्पल एंड द चिलेक्स in it. Okay, and the whole process will be carried out by the चिलेक्स resin itself, जो भी आपने सुपरनेटेंट डाला होगा. तो ये एक सिंपल प्रोसेस होने के साथ साथ आपका टाइम भी सेव करता है, लेस लेबोरियस भी है, और ज़्यादा इसमें इक्विपमेंट्स की डिमांड भी नहीं होती है, विच इज़ वाई हम इसको यूज़ करते हैं, हम इसको प्रेफर करते हैं. अब इसके डिसएडवांटेजेस को देखेंगे ना, तो इसमें एक और, जैसे कि इसमें देखो हीटिंग करनी पड़ी थी हमें बॉइलिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा, है ना, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, है ना. क्रोमोसोम भी तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ दैट प्रोटीन एज वेल, तो वो उसको भी डिस्टर्ब कर देगा. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है. और उससे भी बड़ा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्या है ना, कि आप सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाओगे, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को आप आरएफएलपी के लिए नहीं यूज़ कर सकते. देखो आरएफएलपी में तो हमको डबल स्टैंडर्ड ही चाहिए होता है ना, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, आरएफएलपी में हम लोग क्या करते हैं, एंजाइम यूज़ करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो कट करता है ना, कि स्पेसिफिक लोकेशन पे, और कट करने के लिए उसको चाहिए होते हैं दोनों के दोनों स्टैंडर्ड. क्योंकि देखो आरएफएलपी में रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस इन अ सेपरेट लेक्चर, बट एक अगर मैं ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन माइट अराइज इन योर माइंड कि क्यों नहीं यूज़ हो सकता आरएफएलपी में. तो आरएफएलपी को 2 स्ट्रैंड चाहिए होते हैं डीएनए के, क्योंकि जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो इसमें यूज़ होता है ना, वो कट मारता है डीएनए में, तो उसको दोनों स्ट्रैंड लगते हैं कट करने के लिए, है ना. कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स लगते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए है तो यहाँ टी है, जी है तो यहाँ सी है ना. इस तरह के उसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड चाहिए होते हैं कट करने के लिए. और अगर ये प्रोसेस तो सिंगल स्ट्रैंड दे रहा है भाई, तो यू कैन नॉट यूज़ दी DNA obtained from this process to carry out RFLP phenomena. It can be used for PCR processes, because PCR में तो you just require a single strand. It will be easy to use for you. Okay, so this is the pros and cons, the advantage and disadvantage of the process. Now the easiest of all FTA paper method, बिल्कुल ready. एक ऐसा ना आपको, what should I say, it will give you a sample that is ready in platter to be used. Fine. फिर डीएनए एक्सट्रैक्शन का मेथड अगला एफटीए पेपर है. द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हियर आर हाईलाइटेड बाय मी. 1980s में ये प्रोसेस आया था, और इसको डेवलप किया था ली बर्गोइनी ने, फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में. फाइन. एफटीए पेपर, एफटीए जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म होता है फ्लिंडर या फिर फिट्सको टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट का. अब इसका सिंपल है, इसका प्रिंसिपल भी कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. एफटीए पेपर ना कुछ इस तरह से दिख रहा होता है. सिंपली हमको क्या करना होता है ना, कि देखो इसका नेचर पेपर है, तो भाई सेल्यूलोज का ही पेपर होगा, मोस्टली सेल्यूलोज का ही पेपर यूज़ होता है. सेल्यूलोज बेस्ड पेपर होता है, जिसमें 4 केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं, जो कि डीएनए मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं. किससे? उसको सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा होता है? डीएनएज, है ना, विच कैन डिग्रेड डीएनए. तो डीएनएज को ऐसे यहाँ पे कुछ स्पेशल सा हमें चिलेक्स विलेक्स भी नहीं डालना पड़ता. उसमें इन बिल्ट फिनोमिना होता है उन पेपर्स में, जो कि उसको नेचुरली नहीं कहना चाहिए, मैकेनिकली आर्टिफिशियली, जो भी इनबिल्ट फार्मूला है उसका, उसमें इस तरह से उसको डिज़ाइन ही किया गया रहता है पेपर को, कि वो प्रोटेक्ट कर ले डीएनए से, हमारे डीएनए को डिग्रेड होने से बचा ले, है ना. तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने से भी वो रोकता है. तो देयर आर एन नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ दिस पेपर. फिर क्या होता है, डीएनए जो रहेगा वो स्टेबल रहेगा रूम टेम्परेचर में ही. यही तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, कि इस पेपर में ना आप एक बार जैसे कि ब्लड लोड कर दिया या किसी भी सैंपल को लोड कर दो, फिर आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, बिकॉज दिस पेपर हैज़ दिस इनबिल्ट फिनोमेना कि वो डिग्रेड भी नहीं होने का डीएनए को,
और कंटामिनेशन से भी बचा के रखेगा डीएनए को जो भी उसमें लोडेड है. सो दिस आर ऑल द एडवांटेजेस एंड प्रिंसिपल्स of the FTA paper method. Now simply let us have a look at the steps भी बहुत simple है, मैंने अभी explain किया हुआ है. Now just have a look at the points so that you can get a brief overview of how to write the answer in case this question is asked in your semester examinations. सबसे पहले ना FTA पेपर में क्या करना है, आपको एक स्पॉट डाल देना है ब्लड का. अभी हमने ब्लड ही लिया है बिकॉज सैम्पल कुछ भी हो सकता है, बट वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ द ब्लड बिकॉज इट इज़ मोस्ट ईजी एविडेंस दैट यू कैन गेट इन द सीन ऑफ क्राइम, या फिर फॉर पर्पस ऑफ DNA एक्सट्रैक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड इज यूज्ड. सो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लड. फाइन. फिर क्या करना है कि FTA पेपर में ब्लड का स्पॉट बना दिया हमने, जैसे कि अभी यहाँ पे देखा हुआ था. यू कैन सी, ये देखो यहाँ पे एक ब्लड का स्पॉट बनाया गया है ना. तो इसी तरह से हमें पेपर पे ब्लड का स्पॉट बना देना है. फिर सेल आर लाइज्ड अपॉन द कॉन्टैक्ट विद द पेपर, और DNA जो रहेगा मोस्टली WBCs यूज़ करते हैं. आई हैव टोल्ड यू व्हाई, बिकॉज WBCs जो होते हैं उनमें देखो RBC क्यों नहीं यूज़ करती, यू माइट बी थिंकिंग ऑफ इट. RBC एन्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस ही नहीं है. हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग DNA फ्रॉम इट? अनदर रीज़न, उसका लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है बिकॉज इट इज़ एन्यूक्लिएटेड. सिंपल. तो इसीलिए हम WBCs का यूज़ करते हैं जब भी बात होती है ब्लड में से अपना ये DNA एक्सट्रैक्ट करने की. फाइन. और अब इस पेपर में आपके WBCs जो हैं वो इमोबिलाइज हो जाएंगे. ठीक है, दे विल बी देयर इन दी पेपर इटसेल्फ. अब क्या करना है, एक छोटा सा पंच बना के हम लोगों को वो पेपर जिसमें ब्लड स्टेन ड्रॉप था उतने पोर्शन को रिमूव कर लेना है, और अब उसको ट्यूब में डाल देना है. क्यों? वॉशिंग स्टेप के लिए. क्यों यूज़ होता था वॉशिंग स्टेप्स? जो बाकी के और भी कंटामिनेंट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए. कैसे कंटामिनेंट्स? हीम हो गया, प्रोटीनेज हो गया, है ना, आपके प्रोटीन कुछ लिपिड विपिड जो भी यूजलेस चीज़ें होती है विच आर नॉट ऑफ यूज इन DNA एम्प्लीफिकेशन टेक्निक, दिस ऑल कंटामिनेंट्स विल बी रिमूव्ड. ठीक है. फिर DNA इज नाउ प्यूरिफाइड with this solvent or heme or other inhibitor which I have already explained to you. ठीक है. फिर the प्यूरिफिकेशन ऑफ पेपर पंच कैन बी विजुअली सीन. अब देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना तो है नहीं, यू कैन विजुअली सी द एंटायर प्रोसेस. जैसे कि मोस्टली हम जब ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन ये सब कैरी कर रहे होते हैं ना, तो यू कुड नॉट सी द स्टेप्स विजुअली ईजिली. वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो मशीन के अंदर ही हो रही होती है. इट इज़ नॉट द केस. सिंपली लो पेपर को पेपर में लोड कर दो अपना सैम्पल. ये लोड हुआ सैम्पल जो है उसको निकाल दो. अब इसको करना है वॉश, है ना, ये पंच करके होल मार के वहाँ पे निकाल दो. फिर इसको वॉश कर दो. वॉश करने के बाद आपके पास अच्छा सा वो पेपर का रेडी हो जाएगा सिंपली, है ना. द क्लीन पंच इज़ देन एडेड डायरेक्टली टू द PCR सिंपली. अब इस पर हम क्या कर सकते हैं, PCR टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं. तो ये इतना ज़्यादा ईजी मेथड होता है. कभी कभी ऐसा होता है ना कि सीलेक्स एक्सट्रैक्शन भी FTA पेपर पंच पे किया गया है, बट अगेन सीलेक्स का वही एक डिसएडवांटेज है कि उसमें से आप RFLP नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो अब देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. इसका सबसे बड़ा तो एडवांटेज यही है कि इसमें आपको क्वांटिफिकेशन मेथड्स भी ज़्यादा यूज़ नहीं करने पड़ेंगे. प्रोसेस बहुत इजी है, नॉर्मल वर्क स्टेशंस पे भी ये किया जा सकता है. उसके बाद ये है कि मल्टीपल एसेस जब आपको करने हो ना, सैम्पल को रन करना हो, तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं. मल्टीपल एसेस मतलब बहुत सारे अलग अलग सैम्पल्स आ गए हैं हमारे पास, है ना, करना है अगर प्रोसेस, तब भी ये बहुत हेल्पफुल होता है. And this blood stain punch can be reused for amplification and typing. तो reuseful भी है ये sample, but the major disadvantage of this technique, and the I should say only disadvantage of the technique which acted as a major setback. ड्राई पेपर पंचेस हैं जो हमने लिए हुए रहते हैं ना, जो कि हमने ब्लड स्टेन या जो भी उसमें था, दैट ड्राई पेपर पंचेस दैट वी आर यूजिंग इन दिस टेक्निक, दे डोंट लाइक टू स्टे एट वन प्लेस, है ना. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो ऑब्वियसली जंप कर रहे होते हैं फ्रॉम वन वेल टू अनदर, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है. इसीलिए अब ये मेथड उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है मॉडर्न टाइम्स में जितना इसका क्रेज़ था 1980s के टाइम पे. So these are the two methods that we have discussed about, and in upcoming lectures we will discuss about rest of the method, जिसमें organic extraction method और बाकी के सारे methods हैं जो कि आज भी यूज़ किए जाते हैं लेबोरेटरीज़ में. ऐसा नहीं है कि FTA पेपर का यूज़ कम्प्लीटली बंद हो चुका है, बट नाउ दे आर रेयर टू बी सीन. बट रेफरेंसेस क्या क्या है यहाँ पे, रिचर्ड ली सर की जो फोरेंसिक बायोलॉजी की बुक है, एंड फंडामेंटल्स ऑफ DNA टाइपिंग बाय बटलर, जॉन बटलर. So you can prefer either of this book for getting a brief overview of the topic. मैंने वहाँ से ही बहुत से images and this lines I have
extracted from that books as well. Okay, so thank you so much, and do subscribe the channel, and please try to be updated with the playlist so that you won't miss any of these extraction processes.